Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am. Okay. तो कल हमने पढ़ा था, शुरू करा था द आइडल ऑफ फ्रीडम, और हम पढ़ रहे थे साउथ अफ्रीका के बारे में। अब यहाँ पर जो ब्रूटैलिटी चल रही थी उसके बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे साउथ अफ्रीका के अंदर जो ब्लैक लोग थे उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था और उनको बहुत कठिन समय उनका चल रहा था। These ranged from being bundled into townships and being denied easy movement about the country to being denied a free choice of whom to marry. अब ये जो इनके साथ में हार्डशिप्स थी, जो प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे थे, उसके अंदर कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी कि कैसे आप एक कंट्री के अंदर ही इजीली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, उसके साथ साथ आपको किससे शादी करनी है, आप ये भी, आपको आज़ादी नहीं थी इस चीज़ की। Collectively, such measures constituted a body of constraints imposed by the apartheid regime that discriminated between citizens based on their race. अब इस तरह की जो ये चीज़ें लगाई जा रही थी, लागू की जा रही थी लोगों के ऊपर, वो apartheid regime के अंदर ही आती थी, जिसमें उनके साथ में सिटीजन्स के बीच में ही उनकी रेस को लेकर के भेदभाव किया जाता था कि वो गोरे हैं तो उनके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाता था, और अगर वो गोरे नहीं हैं, वो ब्राउन है या ब्लैक है, तो उनके साथ में बुरा व्यवहार किया जाता था। For Mandela and his colleagues, it was For Mandela and his colleagues, it was the struggle against such injustice constraints, the struggle to remove the obstacles to the freedom of all the people of South Africa, not just the black or the colored, but also the white people. That was the long walk to freedom. अब इनकी जो इन्होंने किताब लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके अंदर सब चीज़ें इन्होंने इंक्लूड करी हैं। जैसे कि मंडेला और उनके जो कलीग्स थे, यानी इनके साथ में जो काम करते थे, उनका संघर्ष जो था, सारे जो चीज़ें हो रही थी, सारी जो इनके प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके खिलाफ था। और इनकी स्ट्रगल्स के बीच जो इनकी स्ट्रगल थी उसमें जो फ्रीडम को लेकर के चीज़ें हैं, जो मुसीबतें हैं या बाधा हैं, उनको ही हटाना नहीं था। बाकी सारी कलर के जो लोग हैं वो भी इंक्लूडेड थे कि उनके साथ में भी इनजस्टिस ना हो। ठीक है, ये सब इन्होंने अपनी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंदर इंक्लूड किया है। फॉर दिस फ्रीडम मंडेला स्पेंड 28 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन जेल। इस फ्रीडम के लिए, जो आज़ादी इनको मिली थी, इसके लिए इन्होंने अपने लाइफ के 28 ईयर्स सिर्फ जेल में बिताए। ऑफन इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और वो भी ऐसी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, यानी कि जहाँ पर आपको बस एक कमरे में बंद कर दिया गया है, कोई वहाँ पर आपके आने जाना वाला नहीं है, और कोई खिड़की नहीं है, बस आप बैठे हुए हो एक रूम में पैक, इस तरह के उसमें। Imagine what it meant to give up one's youth for an ideal, to voluntarily give up the pleasure of talking with one's friend. अब आप इमेजिन करिए कि किस तरह के ये इन्होंने चीज़ें झेली हैं उस समय में, कि आप एक अपनी यूथ में, ठीक है, यूथ में आप अपने सब चीज़ें छोड़ देते हो, ठीक है, और आप अपने फ्रेंड से बात करना बंद कर देते हो, मतलब आपको सब कुछ त्यागना पड़ रहा है। आप अपने फ्रेंड से बात नहीं कर सकते, आप अपना फेवरेट गेम नहीं खेल सकते, आप अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते, आप अपने फेवरेट म्यूज़िक नहीं सुन सकते। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी इस कन्फाइनमेंट के अंदर, यानी कि इन्होंने अपना लाइफ के 28 ईयर्स जो इनका यूथ था, ये इन्होंने जेल में बिता दिए, वो भी कन्फाइनमेंट में। ठीक है, गिविंग अप द प्लेजर ऑफ टॉकिंग विद वंस फ्रेंड, ऑफ प्लेइंग वंस फेवरेट गेम, मंडेला लव्ड बॉक्सिंग, of wearing one's favorite clothes, of listening to one's favorite music, of enjoying the many festivals that are part of one's life. अब मंडेला ने क्या किया, अब वो जेल में चले गए तो उन्होंने क्या क्या चीज़ों का त्याग किया, वही अपने फ्रेंड्स से बात करना उनका बंद था। जेल में तो आपको सब सुविधाएं मिलती नहीं है, आप अपना गेम नहीं खेल सकते थे फेवरेट, इनको बॉक्सिंग पसंद थी, आप अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते, आप अपनी पसंद का म्यूजिक नहीं सुन सकते, आप जो त्योहार हो रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, जो लोग बाग त्योहार इंजॉय करते हैं, फेस्टिवल्स इंजॉय करते हैं, वो भी नहीं कर सकते। Imagine giving all these up and choosing instead to be locked up alone in a room, not knowing when one would be released, only because one campaigned for the freedom of one's people. इमेजिन करो ये सारी चीज़ें छोड़ देना और चूज़ करना एक ऐसे लॉकड अप रूम में अकेले आप बंद हो, और ये भी नहीं पता आपको कि आपको कब छोड़ा जाएगा, और ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ में, क्योंकि आपने एक कैंपेन शुरू करा था अपने लोगों की फ्रीडम के लिए। फॉर फ्रीडम मंडेला
पेड अ वेरी हाई पर्सनल प्राइस। आज़ादी के लिए मंडेला ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, ठीक है, वो भी पर्सनल कीमत, यानी इन्होंने अपनी लाइफ के 28 साल सिर्फ अंधेरे में बिताए हैं। इस पैराग्राफ के अंदर कोई दिक्कत, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। No, No, ma'am. ma'am. ओके, नाउ टेक अनदर केस। अब दूसरा केस समझेंगे। गांधी जी's thoughts of non-violence have been a source of inspiration for Aung San Suu Kyi as she remained under house arrest in Myanmar, separated from her children, unable to visit her husband when he was dying of cancer, because she feared that if she left Myanmar to visit him in England, she would not be able to return. अब गांधी जी के थॉट्स जो थे नॉन वायलेंस को लेकर के, उससे इंस्पायर होकर के ये जो लेडी रही हैं ओंग सांग सू काई, ये अपने बच्चों से अलग रही, अपने हस्बैंड से मिल नहीं पाई, और वो भी तब जब वो इनके हस्बैंड मर रहे थे कैंसर से इंग्लैंड के अंदर। इनको ये लग रहा था कि अगर ये म्यांमार छोड़ के गई इंग्लैंड तो ये कभी वापस नहीं आ पाएंगी, ठीक है। ये एक घर के अंदर ही हाउस अरेस्ट की तरह थी, यानी कि हाउस में ही अंदर बंद थी। Aung San Suu Kyi saw her freedom as connected to the freedom of her people. इन्होंने अपने freedom को, अपनी आज़ादी को लोगों की आज़ादी से जोड़ करके देखा। Her book of essays bears the title Freedom from Fear. इनका जो book है essays की, ठीक है, उसका टाइटल दिया गया है Freedom from Fear. She says, for me, real freedom is freedom from fear, and unless you can live free from fear, you cannot live a dignified human life. इनका मानना ये था कि मेरे लिए असल मायने जो है फ्रीडम के, वो इस तरीके से है कि आपको अपने डर से आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर आपको अपने डर से आज़ादी नहीं मिली है तो आप एक रिस्पेक्टेड ह्यूमन लाइफ नहीं जी सकते। These are deep thoughts that led us to pause and consider their implications. अब ये बहुत ही डीप बात कही है इन्होंने, इसीलिए जब भी हम इस बात को सुनेंगे या सुनते हैं इस बात को, तो ये हमारे ऊपर एक बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ छोड़ के जाती है। We must not her we must not, her words suggest, be afraid of the opinions of other people, or of the attitude of authority, or of the reactions of the members of our community to the things we want to do, of the ridicule of our peers, or of speaking our mind. इनके शब्दों में अगर कहा जाए तो ये, हमें नहीं डरना चाहिए लोगों की ओपिनियंस को लेकर के, हमें नहीं जो उनका डरना चाहिए अथॉरिटी अधिकार जिनके पास में, उनकी एटीट्यूड को लेकर के, या रिएक्शन, उन लोगों के रिएक्शन को सोचना चाहिए जो मेंबर्स हैं हमारी कम्युनिटी के, या चीज़ें जो वो करते हैं या हम जो करना चाहते हैं, ठीक है, या किसी भी पीयर प्रेशर के अंदर हमें आकर के ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए अपने दिमाग से। Yet we find that we often exhibit such fear, और तभी हम समझ पाएंगे कि हमने इस तरह के डर से जीत पा ली है या इससे पीछा छुड़ा लिया है। For Aung San Suu Kyi, living a dignified human life requires us to able to overcome such fear. इनके अनुसार, इनका कहना यह है कि अगर आपको रिस्पेक्टेड ह्यूमन लाइफ जीनी है तो इस तरह के डर से हमको ओवरकम करना पड़ेगा, यानी इससे ऊपर उठना पड़ेगा। From these two books of Nelson Mandela and Aung San Suu Kyi, we can see the power of ideal of freedom, an ideal that was at the center of our national struggle and the struggle of the people of Asia and Africa against British, French and Portuguese colonialism. अब ये जो दो किताबें हैं नेल्सन मंडेला की और ओंग सान सू काई की, इससे हमें देखने की शक्ति मिलती है कि क्या फ्रीडम होता है और क्या फ्रीडम के मायने होते हैं, और कैसे हमारे नेशनल स्ट्रगल, जो हमारा देश के जो स्ट्रगल है, वो जो संघर्ष हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग जो संघर्ष लड़ रहे हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है। किसके खिलाफ? एशिया और अफ्रीका का जो स्ट्रगल रहा है लोगों का, वो किसके खिलाफ रहा है? अधिकतर ब्रिटिश, फ्रेंच और पोर्चुगीज कॉलोनिज्म के खिलाफ में। जो ये लोग हैं, ये सब जगह कॉलोनीज बनाते हुए चलते थे और अपना रूल बनाते हुए चले थे। इसके लिए इन दो किताबों को पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि इनका जो स्ट्रगल रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट रहा है। इन पैराग्राफ्स में किसी को कोई दिक्कत?
No, ma'am. बाकी बच्चे भी रिप्लाई करेंगे. You can use that chat option to reply. No, ma'am. Okay. Ritik, do you have any problem? So you don't have any problem, I suppose. What is freedom? अब freedom क्या है? आज़ादी क्या है? A simple answer to the question, what is freedom, is absence of constraints. अब आज़ादी क्या है? आज़ादी का मतलब क्या है? ये हम इस चीज़ के अंदर जानेंगे कि एक व्यक्ति का कोई उसके ऊपर हक नहीं जमाए, कोई उसके ऊपर उसको कंट्रोल नहीं करे. ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं आज़ादी के अंदर. ठीक है. Freedom is said to exist when external freedom is said to exist when external constraints on the individual are absent. Freedom माना जाता है जब किसी कोई बाहरी दबाव किसी एक व्यक्ति पर ना हो. ठीक है. In terms of this definition, an individual could be considered free if he and she is not subject to external controls or coercion and is able to make independent decisions and act as in an autonomous way. किसी भी व्यक्ति पर जब कोई ये डेफिनेशन में अगर आप डालें तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता है या उस पर कोई दबाव नहीं होता है और वो अपने फ्री होकर के कोई सा भी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है और अपने तरीके से काम कर सकता है तो उसको बोलते हैं हम फ्रीडम. However, absence of constraints is only one dimension of freedom. अब इसके अलावा ये जो कॉन्स्टेंट है यानी ये जो एब्सेंस है ये जो एब्सेंस है कॉन्स्ट्रेंट का यानी यहाँ पे कोई दबाव नहीं है ये सिर्फ एक डायमेंशन यानी एक तरह का ही फ्रीडम है. फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड डेवलप देयर पोटेंशियल. फ्रीडम इस मायने में भी जाना जाता है जहाँ पर आप अपने आप को खुल करके एक्सप्रेस कर सको और अपने पोटेंशियल के लेवल यानी आपका जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से आप अपने आप को डेवलप कर सको. I would suggest to shut off your video because we don't need that because it will create chaos. Okay, freedom in this sense is the condition in which people can develop their creativity and capabilities. अब freedom जो है दूसरे सेंस में देखा जाए तो ये वो कंडीशन होती है जिसमें लोग बाग अपनी क्रिएटिविटी और अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ में डेवलप कर सके अपनी जो उनका पोटेंशियल है उसके साथ में डेवलप कर सके जो भी उनके अंदर स्किल्स हैं जितने भी वो क्रिएटिव हैं उस चीज़ में वो अपने आप को डेवलप कर सके. अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है आपको उसको पढ़ेंगे हम पहले. A concept analogs to freedom in Indian political thought is स्वराज. अब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो फ्रीडम के मायने हैं वो है स्वराज. द टर्म स्वराज इनकॉर्पोरेट्स विद इन टू वर्ड्स. स्वराज जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है. स्व यानी कि सेल्फ एंड राज इज रूल यानी खुद का रूल. It can be understood to mean both the rule of the self and rule over the self. इस चीज को आप दो तरीकों से समझ सकते हो जैसे कि रूल ऑफ द सेल्फ यानी खुद का राज और खुद के ऊपर राज. ये दोनों ही चीजें हैं. Swaraj in the context of the freedom struggle in India refer to freedom as a constitutional and political demand and as a value at social collective level. अब स्वराज जैसे आपने पहले भी अपनी हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि कैसे हमारे देश के अंदर ब्रिटिश रूल से सब आज़ादी चाहते थे और वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाए और हम खुद पर राज करें और हम खुद की गवर्नमेंट फ्रेम करें और अपने तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से काम करें. तो वो भी स्वराज था. ठीक है. उसी को लेकर के यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई है इस टॉपिक के अंदर भी कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो आज़ादी का संघर्ष चल रहा था इंडिया के अंदर वहाँ पर भी यही माना जा रहा था कि स्वराज का मतलब है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकली हम खुद डिमांड करते हैं कि हमें ये सब चीज़ों का हक मिले. That is why Swaraj was such an important rallying cry in the freedom movement, inspiring Tilak's famous statement, Swaraj is my birthright and I shall have it.
अब इसीलिए स्वराज जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म रही है फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, ठीक है। इसीलिए फेमस जो तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है, यानी आज़ादी जो है वो मेरा बर्थ राइट है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ठीक है। तो आज़ादी के मायने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भी काफ़ी देखने को मिलेंगे। It is the understanding of Swaraj as rule over the self that was highlighted by Mahatma Gandhi in his work Hind Swaraj, where he states, "It is Swaraj when we learn to rule ourselves. Swaraj is not just freedom but liberation in redeeming one's self respect, self responsibility, and capabilities for self realization from institutions of dehumanization." Understanding the real self and its relation to communities and societies is critical to the project of attaining Swaraj. अब क्या होता है, अब स्वराज जो है उसको महात्मा गांधी ने भी अपने शब्दों में उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि स्वराज का मतलब खुद पर रूल करना या खुद से रूल करना ही नहीं है। इसका मतलब है स्वराज हमें मिले, यानी फ्रीडम हमें मिले कि हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर सकें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें और अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं सेल्फ रियलाइजेशन की, खुद से महसूस करने की चीज़ों को, ठीक है, कि कहाँ पर हम डीह्यूमनाइजेशन यानी कि कहाँ पे हम इंसानियत को हटा करके काम कर रहे हैं वो भी हमें समझ में आए। ये सब चीज़ें हमारे सेल्फ यानी हमारी अपने आप के अंदर झांक करके हमको देखनी है और तभी हम इस स्वराज को समझ पाएंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट है। ये गांधी जो थे उनका एक तरीके से उनका आउटलुक था स्वराज को लेकर के। गांधी जी बिलीव्ड the development that follows would liberate both individual and collective potentialities guided by the principle of justice. गांधी जी का मानना था कि किसी भी व्यक्ति का डेवलपमेंट जो है वो तब हो सकता है जब वो अपने इंडिविजुअल हो या कलेक्टिव पोटेंशियलिटीज यानी दोनों को साथ में लेकर के चले और उनका कुछ अपने उपदेश जो है उसके साथ में लेकर के चले, ठीक है। Needless to say, such an understanding is relevant to the 21st century as it was when Gandhi ji wrote the Hind Swaraj in 1909. अब इसको समझना आसान होगा क्योंकि 21st सेंचुरी के अंदर भी वही चीज़ चली आ रही है जो 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज के नाम से दी थी, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो कि इंडिया के अंदर No, स्वराज का ma'am. मतलब क्या है? नो मैम। ओके। Both these aspects of freedom, the absence of external constraints as well as the existence of conditions in which people can develop their talents are important. अब दोनों ही एस्पेक्ट में फ्रीडम जो है इम्पोर्टेंट है कि बाहर से कोई दबाव भी ना हो और जो प्रेजेंट कंडीशन में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे भी हमारे टैलेंट की कदर की जाए, हम उसे इम्पोर्टेंस दी जाए। A free society would be one which enables all its members to develop their potential with the minimum of social constraints. अब एक फ्री सोसाइटी वही कहलाएगी, एक फ्री समाज जो है वही कहलाएगा जहाँ पर जो भी जितने भी मेंबर्स हैं उस समाज के उन सबको अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से डेवलप में होने दिया जाए और उन पर बहुत कम सामाजिक रोक टोक लगाई जाए। तभी कोई व्यक्ति जो है पूरी तरीके से या कोई सोसाइटी जो है वो पूरी तरीके से फ्री कहलाएगी। No individual living in society can hope to enjoy total absence of any kind of constraints or restrictions. कोई भी व्यक्ति जो है समाज के अंदर enjoy नहीं कर पाएगा फ्रीडम को अगर वहाँ पर टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस, अगर वहाँ पर किसी भी तरह की रोक टोक उस पर नहीं लगाई जाएगी। तो अब जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया जाए प्रेजेंट डे सिचुएशन का, जैसे अभी हमारे यहाँ पर तो इलेक्शन नहीं है पर यूएसए के अंदर इलेक्शंस चल रहे हैं। अब क्योंकि वहां पर दो कैंडिडेट्स हैं, एक तो बिडेन है और दूसरे हैं ट्रम्प, और इन दोनों के बीच में इलेक्शंस शुरू हो गए हैं और वहां पर अगर कोई चीज, अब सपोज इलेक्शन चला दिए लेकिन अगर वहां पर रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो फॉलो अप ही नहीं करवाए जाए तो क्या उनके इलेक्शन कराने का मतलब रहेगा? क्या जो इलेक्शन का रिजल्ट रहेगा वो फ्रूटफुल रहेगा? बताइए। कोई भी काम बिना रोक टोक मतलब बिना लिमिटेशंस के या बिना रूल्स और रेगुलेशंस के प्रॉपरली सक्सेसफुल रहता है, हाँ या ना?
No, ma'am. No, ma'am. तो उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति का किसी भी समाज के अंदर एग्जिस्ट करना और डेवलपमेंट के लिए उस व्यक्ति के लिए उसको कुछ ना कुछ मिनिमम सोशल कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उस पर कुछ ना कुछ पाबंदियों की ज़रूरत पड़ती ही है। बिना आप पाबंदियों के आप प्रॉपरली काम नहीं कर सकते। अब नहीं तो जैसे इसका दूसरा एग्जांपल लेकर के दिया जाए तो आप लोगों के जैसे स्कूल है, ठीक है, आपकी क्लास है, आपकी क्लास को एक प्रॉपर प्रोजेक्ट दिया गया करने के लिए कि आपको इस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है, 10 मार्क्स का ये प्रोजेक्ट है और आपको ये टॉपिक्स दिए गए हैं और आपको प्रोजेक्ट बनाना है। बाकी आपको कोई गाइडलाइन नहीं दी कि भाई कितने पेजेस का प्रोजेक्ट बनाना है, क्या क्या आप उसके अंदर आपका प्रॉपर एक फॉर्मेट क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट बनाने का, या आपको कितने टाइम के अंदर ये कंप्लीट करना है, या आप ग्रुप में काम कर सकते हैं या इंडिविजुअली आपको ये काम करना है। तो क्या आप इन सब चीज़ों के बिना बस बोल दिया कि प्रोजेक्ट बनाना है और ये टॉपिक है, तो क्या आप एक अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है? जवाब देंगे? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। यस मैम। आवाज आ रही है? अब आ रही है क्लियर? यस मैम। ओके। तो मैंने ये कहा No, था, ma'am. कि प्रोजेक्ट वाली बात कही थी उसका ये है कि अगर आपको कोई गाइडलाइन नहीं देंगे तो आपका क्या प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा, प्रॉपरली बना पाएंगे? तो कई बच्चों ने कहा नो मैम, कईयों ने कहा हाँ। तो ठीक है, मिक्सअप है, बट ये हम करके देखेंगे। आपको प्रोजेक्ट देंगे हम और टॉपिक्स भी देंगे जिस पे आपको बनाना है, और उसकी गाइडलाइन मैं आपको कल दे दूंगी। ठीक है। No individual living in society can hope to enjoy total absence of any kind of constraints or restrictions. It becomes necessary then to determine which social constraints are justified and which are not, which are acceptable and which should be removed. To understand which social constraints are necessary, discussion on freedoms need to look at the core relationship between the individual and the society or group, community, or state within which he/she is placed. अब कितना आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए और कितना आप पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए, कितना जस्टिफाइड है और कितना जस्टिफाइड नहीं है, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है और क्या चीज़ हमें हटानी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर डिस्कशन होता रहा है। और ये ही मेन रिलेशनशिप है इंडिविजुअल या सोसाइटी के बीच में, जहाँ पर उसको रखा जा रहा है व्यक्ति को। ठीक है, that is we need to examine the relationship between individual and society. इसका मतलब ये है कि हमें एग्जामिन करना पड़ेगा इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच के रिलेशनशिप को, समझना पड़ेगा उस चीज़ को, उस रिश्ते को समझना पड़ेगा। We would need to see which features of the society allow the individual the freedom to choose, decide or act and which do not. और इसमें हम ये चीज़ समझेंगे कि कौन से फीचर्स जो हैं वो समाज हमें देता है किसी भी इंडिविजुअल को, कि क्या आप चूज़ कर सकते हो, क्या आप डिसाइड कर सकते हो, किस तरह आप एक्ट करते हो और किस चीज़ पर आप एक्ट नहीं कर सकते। We would need to determine which features are desirable and which are not, which should be removed and which should be not. और हमें ये भी समझने का मौका मिलेगा कि कौन से फीचर्स हमारी इच्छा के अनुसार है, कौन से नहीं है, कौन से हमें हटा देने चाहिए और कौन से हमें रखने चाहिए। Further, we need to see it if the principles which we use to differentiate necessary from unnecessary constraints also apply to relationship between the individuals and the group of individuals and groups and nations। और हमें ये भी देखने को मिलेगा इस चीज़ के अंदर कि कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो सही तरीके से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं नेसेसरी और नेसेसरी कॉन्स्टेंट यानी कि कंट्रोल पर, और कौन सी चीज़ जो है अप्लाई होती है प्रॉपर्ली इंडिविजुअल्स में, ग्रुप्स में या नेशंस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वील dismiss our class, this class, okay, and I'm going to send you link for your another class. Please conjure up your problems. We'll discuss your problems in tomorrow's session, okay, related to this topic. Thank you Thank you, मैम। ma'am. Welcome. Thank you, ma'am.